शख्सियत को बुलाते हैं सेल्स टॉक में। पहले भी हमने अश्विन लोहानी साहब और विजय शंकर मेहता जी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बुला चुके हैं हम सर। तो आज हमने रिक्वेस्ट करी थी श्री एन रघुरामन सर से, मेरे बहनोई साहब है अरुण जी, उन्होंने से बात की, उन्होंने इनसे टाइम लिया। तो मैं सबसे पहले अरुण जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें मतलब उनको कनेक्ट कराया रघुरामन साहब से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अभिनव थैंक यू। थैंक यू हमारे नहीं। तो मैं छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा एन रघुरामन साहब को। वैसे एन रघुरामन साहब परिचय के तो हर एक कोई जानता है, ही इज अ सेलिब्रिटी। मतलब भास्कर के द्वारा इनको पूरा भोपाल नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व जानता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट फंडा देते हैं, मैं तो उनको 20 साल से पढ़ा हूँ। करीब करीब 2012 में आपको याद हो सर, आप हमारे SIT इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आए थे, जब भी आपने हमें बहुत सारी हमें नॉलेज की बातें बताई थी, और बहुत सारी मुझे लगा था कि ऐसे पर्सन के साथ हमेशा रहें, कुछ कोशिश करते रहते हैं, आपसे डिस्कस करते रहते हैं। हम कुछ भी पेपर पढ़ूंगा नहीं पढ़ूं मैं भास्कर का, परंतु मैनेजमेंट फंडा तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि उसमें एक अलग बात होती है। क्योंकि मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन करना चाहता था कि आपको सर इतना नॉलेज आता कहाँ से, आप इतना घूमते कैसे हो कि रोजाना 1 या 2 स्टोरी क्रिएट कर लेते हो आप? वो अभी आपने पता नहीं सर। क्योंकि बिल्कुल पता नहीं सर के बारे में बता दूं सर, वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, IIT बॉम्बे के एलुमनाई हैं। 30 साल से सर ने बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, DNA और दैनिक भास्कर में तो हम भी पढ़ते हैं। मैनेजमेंट फंडा सर का एक ऐसा फंडा है जिसकी बुकलेट भी बनी हुई है। मैंने बुकलेट भी, मेरे पास जो फंडेज की इकट्ठे बुकलेट भी सर ने छापी है, और बहुत सारे लैंग्वेज में सर का कमांड है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी में सर बहुत अच्छे से बात करते हैं, और बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर है सर। की आज की छोटी सी स्टोरी में बताना चाहूंगा, आज की भास्कर की मैंने पढ़ी थी, मुझे जो थोड़ी सी याद है कि सर ने बताया कि कोई एक बंदे का बताया जो IIT का बंदा, उसका बेटा है छोटा सा, 11 साल का बेटा है, उसने डस्टबिन ऑटोमेटिक प्लान कर दी बनाना, कि जैसे सेंसर्स के द्वारा जैसे दरवाजे लाइट जलती है कमरे में घुसो, तो उसने कुछ ऐसा देखा कि डस्टबिन के पास जाते हैं तो अपने आप डस्टबिन का ढक्कन ऊपर हो जाता है। ये स्टोरी आज सर मैंने सुबह पढ़ी थी भास्कर में, तो मुझे लगा आपको कैसे पता लगता है सर ये सब चीजें? हाउ यू नो? हम चाहते हैं हमारे पास जो 18,000 स्टूडेंट है हमारी सेज यूनिवर्सिटी और सेज इंटरनेशनल स्कूल और SIT में, उन सबको भी सब बातें पता लग जाए, तो हर स्टूडेंट भी एक चीजों को नॉलेज लेके आए। तो मैं आप सर का आपका स्वागत करता हूँ सेज टॉक में। एन रघुरामन सर, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा हमें ब्रीफली बताएं कि हम कैसे करें, और हमारे सभी जो अभी 527 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मुझे उम्मीद आज 1000 पूरे क्रॉस होंगे सर, क्योंकि हमारी लिमिट 1000 तक की है, तो 1000 आपको आज पर्सन सुनेंगे। तो सर बताइए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू आप सबको, सेज यूनिवर्सिटी को धन्यवाद। आपने ऐसा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है लॉकडाउन के पीरियड में, और लोगों को कुछ एक नई चीजें पहुंचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही अप्रिशिएबल काम है। बहरहाल जब मैं आपके भाई साहब से बात कर रहा था, तो एक सब्जेक्ट निकल कर रही थी कि हम बात क्या करें, किस बात को हम छेड़े आज के 1 घंटे के बातों पर। तो संजीव जी, मैं चाहता हूं कि आज की जो बात है वो मोनोलॉग ना हो, मैं कुछ कंटिन्यूअसली बोलते रहूं, ये ना हो, बीच में आप भी अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अरे मेरे पास क्वेश्चन आने लगे हैं सर, अच्छा मेरे पास आने लगे, हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे आपसे पूछवाऊंगा। यही होना चाहिए। मोनोलॉग बड़ा बोरिंग होता है एक लेवल के बाद। ज्ञान तो क्या है कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां से बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसको हम किस तरह से सजाते हैं, रखते हैं, और उसको अलमारी में किस प्रकार के रखकर हम उसको उपयोग में लाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। आपने अभी पूछा कि मुझे कैसे खबर लगती है, मुझे खबर कुछ नहीं लगती है, मैं कंटिन्यूअसली किसी न किसी के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटा तो मिनिमम नॉर्मल डेज पे पढ़ लेता हूँ। आजकल लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो पढ़ते पढ़ते कहीं
लिंक लग जाता है। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर भी कभी घर पे नहीं आता है, खास तौर पे बॉम्बे पे जहाँ पे हालत थोड़ी सी खराब है। बहरहाल मैं आज की जो सब्जेक्ट है उसकी जो मैं शुरुआत जो करना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आने दीजिएगा। शुरुआत यह है कि लाइफ आफ्टर कोरोना, ये हमारी बात थी। कोरोना के बाद जो लाइफ होगी वो बहुत बड़े तब्दीली होगी, यानी कि जिस में कहते हैं कि यू विल नॉट वेक अप फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द बेड फ्रॉम टुमारो, यानी कि आप जिस तरीके से सोते थे, जिस तरीके से खाना खाते थे, जिस तरीके से अपनी रहन सहन होती थी, ये सारी चीजें में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी कोरोना के बाद। और ये हकीकत है। कल शाम को मेरे पास एक जोक आया जिसको मैं यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। वो ये है कि एक वेजिटेबल वेंडर के पास बोर्ड लगी हुई है और उसके पास नॉर्मल वेजिटेबल जो है उसका एक रेट है, समझ लीजिए तकरीबन 50 रुपया। तो ऑर्गेनिक के वेजिटेबल्स है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जो 100 रुपया है। और एक तीसरा कैटेगरी जुड़ गया है जिसका नाम है सैनिटाइज वेजिटेबल्स। तो आप एकदम सीधा उसको ले जाकर खाना बना सकते हैं, उतना सैनिटाइज करके रखा हुआ है, आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हो वेजिटेबल वेंडर जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने तरीके से सब्जियां बेचने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है कोरोना के बाद, कि कोरोना में जरूरत क्या है, कोरोना के बाद लोगों की जरूरत क्या होगी। मैं मेरे कॉलम के जरिए से मैं अक्सर ये कहते रहता हूं कि क्या क्या बड़ी बड़ी बदलियां तब्दीली होने वाली है। उसकी मैं एक छोटी सी लिस्ट बनाकर रखा हूं, उस लिस्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। जी सर। एक तो है कि जॉब मार्केट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बदली होगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चलना शुरू हो और आउटसोर्स, यानी कि बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स किया जाएगा। एंड मैं अगर उसका अगर नाम दूं तो मैं उसको ये कह सकता हूं गिग मैनेजर। गिग बिजनेस करके एक बिजनेस है, जैसे एयरबीएनबी एक कंपनी है जो बिना होटल का, बिना स्पून का, बिना फोक या बिना कोई टवल का एक होटल इंडस्ट्री चलाती है, आपके कमरे को लेकर दूसरे किसी को देती है। उसी तरह से गिग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे आएगी। और हो सकता है कि आप ही के कॉलेज में, आप ही के यूनिवर्सिटी में कल हो सकता है एक आदमी आ जाएगा जिसका नाम रहेगा गिग मैनेजर। और वो गिग मैनेजर आपको जो काम चाहिए वो आपकी ज्योग्राफी से बाहर उसको करवाकर उस प्रोडक्ट को आपके पास लेके आएगा। तो एक नई डेजिग्नेशन आपकी कॉलेजेस में या आपकी यूनिवर्सिटी में आने की संभावना है जिसका नाम है गिग मैनेजर, जो आदमी हर काम को अपनी कैंपस के बाहर जाकर उसको करवा के लेकर आकर आपको कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा। ही विल बिकम द गिग मैनेजर फॉर योर कॉलेज। सो ये ऐसे एक बड़ी तब्दीली जॉब मार्केट में आना शुरू होने वाला है। हो गया है, बहुत सारे नौकरियां गई है, तो ये नए नौकरियां आएगी। रिटेल इंडस्ट्री का तो हालत हम देख ही रहे हैं। बाय एंड लार्ज अमेज़न जैसे बड़ी इंडस्ट्री भी कुछ कर नहीं पा रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर मैं बात कहूं तो बैंड बजी हुई है, अगर आप कहो तो बहुत सही चीज है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री दोनों की हालत थोड़ी सी खराब है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसने इतना बड़ा बिग इन्वेंट्री लेकर बैठा हुआ है, जैसे बड़े ऑपरेशंस, बड़े सैलरीज लेकर बैठा हुआ है, उसकी जो बिजनेस है उस पे बड़ा इफेक्ट हो रहा है और वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर आप देख रहे हो कि जिस तरीके से विमान में भारतीय लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए केरला में कुछ होटल्स लोगों ने 4000 रुपये में अपने रूम देना शुरू कर दिए। या बंबई में पवई के बाजू में जहां मैं रहता हूँ, वहां पे रेनेसेंस करके एक होटल है, वहां पे जो लोग 14 डेज के क्वारंटाइन के लिए आते हैं उनके लिए रूम देना शुरू कर दिए। इस प्रकार के चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा चेंज में जाने जा रहा है। आप देखिएगा, अब गवर्नमेंट एक तरफ से प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फोकस करके बैठी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था जिसकी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की प्रोडक्शन है, उससे बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं प्रोड्यूस करके करूंगा क्या, कहाँ रखूंगा, तो मैं नहीं प्रोड्यूस करूंगा। अगर मुझे 10% ही प्रोड्यूस करके अगर अलमारी में जमा करना है तो मैं 100% नहीं प्रोड्यूस करूंगा, वही बेटर रहेगा, क्योंकि 90% तो वैसे भी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है। क्योंकि 30% 33% स्टाफ को लेकर आप अगर काम कर रहे हो तो आप 10-12% की प्रोडक्शन कर रहे हो और उस प्रोडक्शन को भी पता नहीं आप कहाँ लेके जाओगे, किसको बेचोगे, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न अभी तक फोकस में नहीं आया।
अभी तक गवर्नमेंट की जो फोकस है वो बाय एंड लार्ज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में लगी हुई है, इसीलिए कंजम्पशन के ऊपर फोकस अभी तक नहीं आया। तो जब तक कंजम्पशन के ऊपर नहीं आएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी नहीं होगी। तो उसमें सबसे बड़ा हिट होगा वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए होगा। जब तक गाड़ियां बाहर नहीं चलेगी, जब तक रिपेयर नहीं होगा, और जब रिपेयर नहीं होगा, कोई मोटरमैन या मैकेनिक रोड पे नहीं आके रिपेयर नहीं करेगा, तो आपकी पार्ट्स नहीं बिकेगी। तीसरा, उसके बाद वाला जो इंडस्ट्री है वो सिनेमा इंडस्ट्री। आप तो देख रहे हो सिनेमा इंडस्ट्री घर पे होने वाला है, सिनेमा में जाना बड़ा मुश्किल होगा। उसी तरह लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज जो रहेंगे उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। लोकल ट्रांसपोर्टेशन मींस आज आप देख रहे हैं कि कोई लोग तो मींस आज मैंने एक स्टोरी की है कल के लिए कि कुछ लोगों ने कल साइकिल खरीदा। इसलिए साइकिल खरीदा क्योंकि वो माइग्रेंट्स है और वो जाना चाहते हैं साइकिल में एक जगह से दूसरी जगह, तो इस लोगों ने साइकिल खरीदना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि ओला उबर जैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन की हालत क्या होगी अगर हर एक आदमी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच रहेगी। रेस्टोरेंट बिजनेस आप जानते हैं कि आज क्या हालत है। आज मेरे एक फ्रेंड्स के ग्रुप है बंबई में, हम सफर्स करके, तो उस ग्रुप में मैंने देखा कि लग्जरी के जो ब्रांड्स है उसके कुछ फोटोग्राफ्स आए हुए हैं जिसपे बहुत सारे एयर कंडीशन बंद होने की वजह से लेदर प्रोडक्ट्स में फंगस जमा हो गए। और वो लोगों ने हमारे आपस में एडवाइस कर रहे थे कि मॉल खुलने के बाद 1 महीना मॉल में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि एयर कंडीशन बंद होने के बाद कितने फंगस जमा हुए हैं, क्या हुआ, ये किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। तो कम से कम उस फंगी को निकाल के क्लीन होके एयर कंडीशन 24/7 चल के 1 महीना यूटिलाइज होने के बाद ही मॉल में कोई भी कदम रख सकता है। ये बातें हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपके लग्जरी गुड्स पे, लग्जरी प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। देन दूसरा इंडस्ट्री है लाइव स्पोर्ट्स। लाइव स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एरिया था जहां पे लोग चल रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे अपने आप को, वो बंद हो गया है फिलहाल। तो आगे क्या होगा वो देखेंगे। रियल एस्टेट, यस, बहुत बड़ा धक्का है। ऑयल एंड गैस, हम लोग पेट्रोल नहीं खरीद रहे, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज ठप होकर घर में बैठी हुई है। इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड गैजेट्स के जो कंसोल बिकना चाहिए, जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। होगा, थोड़ा बहुत वापस आएगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं आएगा। फिर प्रिंट टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा धक्का पहुंचा है। तो तकरीबन 20-25 इंडस्ट्री तो मैं एकदम खुलकर कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और होने वाला है, और ये तो होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे सोशल इंटरेक्शंस हमारी कंप्लीटली बदल गई है, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम एक नई टेक्निक आना शुरू हो गया और ये कंटिन्यू होगा आने के बाद, मिस लॉकडाउन खुलने के बाद भी। इंटरनेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो रहेंगे, फेसबुक या और कोई मीडियम्स रहेंगे, वो एक अलग तरीके से चलेगा। बैंडविड्थ इंक्रीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल बैंडविड्थ को बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि उसका कारण और भी है, मैं बाद में बताऊंगा, आप जब सवाल पूछोगे तो उसमें बताऊंगा। हेल्थ इंडस्ट्री एक नया तरीका है। एनवायरमेंट इंडस्ट्री बदल रहा है। पीपल की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। पहले क्या था कि मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे लग्जरी चीजें खरीदनी है, अब रोटी कपड़ा मकान पे आ गए हम लोग। तो पीपल का इमीडिएट फोकस जो है जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए जो सपोर्टिंग चीज चाहिए वो चाहिए। हम अभी लग्जरीज पे नहीं जाएंगे थोड़ी देर, कम से कम थोड़े दिन के लिए। फैमिली टाइम इंक्रीज हो गया है तो एक्सपेंसेस ड्रॉप हो गए हैं। बिजनेस मॉडल्स चेंज होंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री ऑलरेडी चेंज हो चुका है, आप देख रहे हो, आप खुद उस इंडस्ट्री पे हो। फूड इंडस्ट्री चेंज हो गया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चेंज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको अगर हम समराइज करके समीक्षा करेंगे, स्पेस, सिक्योरिटी और सेफ्टी, ये 3 चीज आगे में बिकना शुरू होगा। पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पेस, यानी कि रेस्टोरेंट में अगर 100 लोग बैठे रहेंगे तो 50 बैठ सकते हैं या 30 बैठ सकते हैं, उस प्रकार से हो जाएगी। और वो जो खाली होने वाला जगह है उसकी बिल आपके ऊपर ही आएगा, पहली बात। अब रेस्टोरेंट किस प्रकार से चलेंगे, बारकोड आएंगे आपके सामने में, या कोई लोगो रहेगा टेबल पे जिसको स्कैन करके आप मेनू कार्ड पढ़ सकते हैं, उस प्रकार से सारे टेक्नोलॉजी यूसेजेस होगी। ये बहुत बड़ा चेंजेस आने की संभावना है और होने वाला है। संभावना नहीं है, ये पक्का होने वाला है, क्योंकि कोरोना ने हमारे ऊपर ये फोर्स कर दिया है। तो मेरा मत है
कि जो भी जहां पर भी है, आप एजुकेशन पे हो, मैं और कहीं किसी पे हूँ, कोई लेदर इंडस्ट्री पे है, कोई फिल्म इंडस्ट्री पे है, कोई इंडस्ट्री है, हम लोग जनरली कहते हैं कि सक्सेस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर फिट। फिटनेस इज द बिगेस्ट थिंग। नहीं, अभी क्विकेस्ट आप कितने जल्दी अपने आप को तब्दीली कर सकते हो, जितने तेजी से आप अपने आप को बदल सकते हो, उसके ऊपर ही आपकी सक्सेस होगी। ये मेरा मत है एज फार एज कोरोना इज कंसर्न। कोरोना ने एक बहुत बड़ी चेंज पूरी सिस्टम पे लाई है, और उसके वजह से जो चेंज होगा उसको अडॉप्टेबिलिटी आप ही को करना पड़ेगा। वो आप यंगस्टर्स हो, प्रोफेशनल हो, या आप बुजुर्ग हो, घर पे बैठे हो और कोई काम भी नहीं कर रहे हो, तो भी आपको ये तब्दीली को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही एक नया व्हाट यू कॉल ग्लोबल वे ऑफ लिविंग, ये एक फॉर्मेट आएगी। शायद अभी सब चीज थोड़ा सा बिखरा हुआ है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, सिस्टमाइज्ड नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें सिस्टमाइज्ड हो जाएगा और एक नए तरीके से जीना हम लोग शायद सीख लेंगे। यही मेरा मत है संजीव जी। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी, साक्षी बताइए। जी सर, अपन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, हमको कोरोना के साथ रहना सीखना है, बट हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की नेचर में ये चैलेंज हमको दिया है, ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, बट ऐसा होता है कि आपको कुछ पेन भी आया हो तो टाइम उसको हील करता है, तो इसको भी टाइम हील करेगा। और मुझे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कितने टाइम में होगा, और कभी हम पूरी तरह इससे उभर पाएंगे क्या, और अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे बिफोर कोरोना थी उस तरह हमारी फिर से हो पाएगी क्या? साक्षी, आपके सवाल का जो लास्ट लाइन है वो बिल्कुल गलत है और बहुत ही ये इम्पॉसिबल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बिफोर कोरोना यानी कि फरवरी के पहले जो जीवन शैली आप जी रहे थे वो आपको कतई नहीं आने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिएगा मेरे से, ये नहीं होगा। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम हाइजीन लेवल पे कॉन्शियस हो जाएंगे, हाथ धोना, दूसरों से दूर रहना और बार बार हाइजीन फैक्टर को संभालना। अब आजकल एक नया सिस्टम आएगा, आप याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं टी जंक्शन। अब हमारी बॉडी में एक टी जंक्शन है जिसको हम आंख और नाक को लेकर हम टी जंक्शन कहते हैं। इस टी जंक्शन को आप हाथ नहीं लगा सकते जब आप बाहर जाओगे, तो ये एक नया किताब बन के आएगा, आप वेट कीजिएगा कि दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योर टी। इसके ऊपर एक आदमी लिखेगा, आप लोग खरीदोगे और आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली व्हाटएवर यू टेक इट एज 1 घंटे में तकरीबन 23 बार अपनी बॉडी के इस टी जंक्शन को हाथ लगाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर 23 बार अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको कितना प्रोटेक्टिव रखना पड़ेगा अपने फिंगर्स को। आप देख लीजिएगा हाइजीन में आप कितना इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। बहुत ही छोटा चीज है ये। लोगों को लगेगा यार ये क्या बकवास बात कर रहे हैं। नहीं, बकवास नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कैरियर रहेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती से अनकॉन्शियसली इस उंगली को कहीं लगा दोगे और उसी उंगली को आपके टी जंक्शन में कहीं पर भी लगाओगे, you have a better chance of getting infected. This is what my base point is. Definitely. और हाँ, तो इसीलिए आपको साक्षी जी की you will not get up, means wake up from the same side of the bed after even the lockdown gets open. और कितना नॉर्मल तो होने वाला है। हाँ, न्यू नॉर्मल को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। न्यू नॉर्मल में बहुत सारे चीज होंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, मास्क पहनना एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। अब मास्क पहनने की वजह से होगा क्या, अब बताइए। एकदम आप एक ब्रांडेड क्लोथ पहन के मास्क पहन के जाओगे तो आप कौन है ये मालूम भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपकी जो इंपॉर्टेंस ऑन द क्लोथिंग जो रहेगा उसकी कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ऑब्वियसली उसका जो परिणाम होगा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके सेल्स पे होगा। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि वो मैचिंग कपड़े के साथ में मैचिंग मास्क वास्क तैयार करके, जैसे कर्चीफ पे मास्क ले आया है। साले सेलिब्रिटी जो हैं वो बाहर के लुई विटॉन के मास्क पहने हुए हैं। तो अब 12,000 का मास्क है उसका। ये साक्षी भी बुला रही है, खरीद रही है। यही होगा। तो मैं ये जो चीजें होगी, ये जो नॉर्मल लाइफ में जो हम एक्चुअली लाइफस्टाइल की जो जीने की जो हम शोकेसिंग करते थे
वो शोकेसिंग तकरीबन 100 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया, क्योंकि आप वो जो ईगो, वो जो फ्लॉन्टिंग, वो जो ब्रांड आप जो दिखा रहे थे, वो शायद थोड़े दिन के लिए तो कम से कम आप दिखा नहीं पाओगे। और वो थोड़ा दिन का मतलब मैं महीना या वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल तक इस दुनिया में आप दिखा नहीं पाओगे कोई चीज को, क्योंकि वी विल बी अंडर ए प्रोटेक्टिव गियर। आप अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना प्रोटेक्ट करने की आप कोशिश करोगे। दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ वो सारी लोगों यही इसी बात को मानते हैं। हाँ जी सर, आप बोल रहे थे कि बदलना पड़ेगा अपने आप को, तो क्या बदलें? जैसे आपने बोला बदलना पड़ेगा अपने आप को न्यू नॉर्मल में लाने के लिए, तो कुछ आप गाइडलाइन देंगे हम क्या क्या बदलें अपने आप में? कि जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए सर, हम सब बिजनेसमैन क्या करते हैं, खास तौर पे जैसे आप लोग हो, आप एक भोपाल में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोल लिए, आप जैसे लोग या इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, वो थोड़ा सा विलेज के तरफ और रूरल फोक की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसमें से 50% लोग उसी शहर से आकर आपके शहर में रह रहे हैं। तो डीकंजेस्ट करना पड़ेगा ये बड़े शहरों को किसी न किसी तरीके से। तो अब फोकस आएगी गवर्नमेंट की कि हम क्या बैंडविड्थ को रूरल एरियाज पे बढ़ाए ताकि इंडस्ट्रीज उस एरिया पे मूव हो, और वो मूव होगा। और क्योंकि नॉलेज जो है वो आज स्काइप से भी मिल रही है या ऐसे प्लेटफॉर्म से भी मिल रही है, जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग बात कर रहे हो वो सारे प्लेटफॉर्म से मिल रही है। और रूरल फोक्स की जो लॉयल्टी है, एम्प्लॉई लॉयल्टी जो है, वो काफी ज्यादा है अर्बन फोक्स के कंपैरिजन में। एंड दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट दुनिया में जो हो रहा है, संजीव जी आप जानते हैं कि आपके पिता काम करते थे क्योंकि उनको काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप काम करते थे क्योंकि आपको लगा यार हमारे पिताजी क्या यार इतना मेहनत फालतू में करते थे, हम मटेरियल्स को जमा करेंगे। तो आपने मटेरियल्स जमा किया अपने घर पे। और आपकी बेटी जो साक्षी है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरे को मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जरूरत नहीं है, मुझे लाइफस्टाइल की क्वालिटी ऑफ लाइफ की जरूरत है। तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बन गया है। और जो आपके पिताजी के लिए कंपल्शन था, वो कुछ भी करते थे लेकिन घर की नैया को पार कराने में कोशिश करते थे। तो ऑब्वियसली चेंजेस एक जनरेशन भी आ रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, तो आजकल के जो जनरेशन है वो ठीक है एक लेवल तक शो ऑफ करती थी, लेकिन अभी ये बहुत रियलिस्टिकली हो गया है। आप घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब सोच रहे थे। आज के मॉडर्न बच्चों को पूछिए, पागल है क्या हम लोग जाके हमारी फ्यूचर का 20 साल को मॉर्गेज करेंगे? हम लोग तो किराए के घर पे रहेंगे और जब चाहे तब वहां से निकलकर दूसरे घर पे चले जाएंगे। ये उनकी सोच हो गई है। तो इसका मतलब उनका फ्यूचर बहुत ही क्लियर है कि हम अननेसेसरली अपने आप को बॉन्डेड नहीं बनाना चाहते। ये एक सोच बहुत बड़ी तब्दीली ला रही है नेक्स्ट जनरेशन पे। तो हम ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा अगर हमारे बिजनेसमैन को अगर चलाना है। तो एक बड़ी मुद्दे की बात हो रही थी कि चाइना में से जो इंडस्ट्रीज निकलेंगे वो इंडिया में बसेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस बात पे सहमत नहीं हूं सर। कि उसका रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में जो हुई थी, उस इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात हुई थी कि चाइना में से बहुत सारी कंपनियां जा रही है। यस, आज नहीं, पिछले 5 या 6 साल से चाइना में से बहुत सारी कंपनियां निकलकर बाहर जा रही है। ठीक है, जा रही है, लेकिन कहां जा रही है? इंडिया में तो नहीं आ रही है। तो कहां जा रही है? वो वियतनाम जा रही है, इथियोपिया जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, जहां पे लेबर की कॉस्ट जो है वो कम है। पहले चाइना में लेबर कॉस्ट कम था, इसीलिए सब लोग चाइना भागे। अब लेबर कॉस्ट वहां बढ़ गया है, इसीलिए लोग बाहर जाकर उस कंट्रियों में जा रहे हैं जहां पे लेबर कॉस्ट कम होगा। और अपने कंट्री में मेरे ख्याल से लेबर कॉस्ट अभी फिलहाल कम नहीं है, ये मेरा मानना है। और लेबर एक इश्यू को लेकर ही सारी इंडस्ट्रीज आएगी, ये भी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया था कि आत्मनिर्भर होना, ये तो होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लेकिन आत्मनिर्भर होते होते एक चीज होगा, बहुत सारे लोग अपने आप को लाइक फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन, एक पेरेंट सर्कल करके एक ग्रुप है जिन्होंने रिसेंटली एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये निकल के आया कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को कम से कम नेक्स्ट आने वाले 3 महीने के लिए तो स्कूल नहीं भेजना चाहता।
और वो अपने आप को होम स्कूलिंग करने को तैयार है। इसका मतलब पेरेंट आत्मनिर्भर होने को तैयार है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कम से कम होम स्कूलिंग करने को। तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया है स्कूल के लिए। आप समझ सकते हो क्या हो रहा है अभी। बाप रे। तो इस प्रकार के चेंजेस आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम स्कूल चला रहे हैं, हम उस पेरेंट को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम उनको लाएंगे कैसे, ये सारी चीजों पे हमें बात होनी चाहिए। सोचना पड़ेगा कि उनको क्या दे, क्या सिक्योरिटी, सेफ्टी, उन बच्चों की प्रोटेक्शन हम क्या दे ताकि वो बच्चे हमारे पास वापस आए। इस बात पे हमें बात करनी पड़ेगी। सो न्यू नॉर्मल विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। आप सारे कार्टून्स को पढ़ लीजिए एक बार, मिस आप बाकी वर्बोस को मत पढ़िएगा, कार्टून्स को पढ़िएगा। एक रिसेंटली एक कार्टून आया था जहां पे एक टीचर खड़ी है स्कूल क्लासरूम में और एक बच्चा बोल रहा है, टीचर ये मेरे मास्क के लेकर चिढ़ा रहा है। और एक लड़का बोलता है ये मेरे मास्क को हाथ लगाया। ये दूसरा लड़का बोलता है कि मेरे पास आके इसने खासा। अब आप देखिएगा टीचर को क्या क्या चीजों की मुसीबतों, आप इसको आप कार्टून समझ के समझ लीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी बनने जा रहा है। ये रियलिटी बनने जा रहा है। और इस रियलिटी को हम कैसे फेस करेंगे, हमारी टीचिंग फैकल्टी को कैसे हम तैयार करेंगे उसके लिए, ये हमको सोचना पड़ेगा। अब आती है कंस्ट्रक्शन की बात। आप भी कंस्ट्रक्शन में हो। अब रियल एस्टेट वाले बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, सर रियल एस्टेट में होगा क्या? रियल एस्टेट में कुछ नहीं होगा। आप बड़े 10 करोड़ की फ्लैट, 18 करोड़ की फ्लैट आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि वैसे भी नई जनरेशन नहीं खरीदना चाहती है उन चीजों को। तो आप बेचोगे क्या? यू हैव टू मूव ऑन टू द रूरल एरिया, यू हैव टू मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग्स दैट पीपल कैन डू। मैं हर बार ये कहता हूं, मेरा एक दोस्त है नासिक में, महाराष्ट्र में, वो किचन को बनाता ही नहीं है। किचन के सिर्फ 4 वॉल को खड़ा कर देता है और किचन का मींस घर सेल होने के बाद किचन में उस घर की जो मेमसाब होती है उसके हाइट के मुताबिक उसके किचन के प्लेटफॉर्म, उसकी अलमारियां बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो, कस्टमाइज्ड बिल्डिंग ऑफ ए किचन इज द न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो आपको इस प्रकार से क्रिएटिव बनना पड़ेगा आपके लिए कि आपको करना क्या पड़ेगा। अब दूसरी बात यहां पे देखिएगा, एक कॉरिडोर बन रही है दिल्ली टू बॉम्बे, गुड्स कॉरिडोर। अगर गुड्स की मूवमेंट अगर दिल्ली से मुंबई बनना शुरू हो गया और जाना आना शुरू हो गया, तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज कहां पे है? कोई भी रियल एस्टेट वाला कोल्ड स्टोरेज पे पैसा लगाना नहीं चाहता। वो मेरे ख्याल से आपके भोपाल, रतलम उसी एरिया से गुजरेगी, लेकिन आप उस एरिया में देख लीजिएगा कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, और कोई रियल एस्टेट वाला कोल्ड स्टोरेज को बनाना नहीं चाहता। अब पावर इंडस्ट्री जो चारकोल से बन रही थी, वो 2024-25 के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि माइंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो देना हम बंद कर रहे हैं। तो क्या होगा? सोलार पे आएगा। अब सोलार पे होगा तो ऑब्वियसली आप आत्मनिर्भर हो जाओगे। यू विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ टू प्रोड्यूस पावर फॉर योरसेल्फ। हो सकता है कि आप थोड़ा सा बचा हुआ पावर को स्टेट को भी दे। तो आप उस एंगल से आप सोचना पड़ेगा। अब घर जो बनेगा वो सोलार के साथ बनेगा। अब ये सारे चेंजेस को हमें लाना पड़ेगा। ये दिस इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेनिंग फैमिली, सेल्फ सस्टेनिंग लाइफस्टाइल। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आनी पड़ेगी। अब मैं रिसेंटली मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, मेरे नाइबर ने मेनलैंड चाइना करके, हमारे यहाँ एक होटल है, कुछ खाना ऑर्डर किया था, वो आया था, उसके साथ स्टिकर में आया है शेफ की टेम्परेचर क्या है। हाँ, जो आदमी लेके आ रहा है उसकी टेम्परेचर क्या है, और जिसने पैकिंग किया उसकी टेम्परेचर क्या है। तो आप अभी सोच लीजिएगा, जब आप कल गाड़ी में बैठकर, जैसे साक्षी कह रही है कि हम बैक टू नॉर्मल में आप गाड़ी में बैठकर जब जाओगे तो आप पेट्रोल की प्राइसेस जैसा देख रहे हो, वैसे होटल के सामने में जो नियॉन साइन में बोर्ड लिखा होगा कि शेफ की आज टेम्परेचर ये है, जो आपका वेटर का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को देखकर आप उस होटल पे जाओगे। अभी हम सबको हंसी आ रही है, यस ऑब्वियसली, बिकॉज इट वाज नॉट नॉर्मल फॉर अस, बट ये नॉर्मल हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। तो हो सकता है हम व्हाट्सएप करना शुरू कर देंगे, अरे यार डोंट कम टू दिस होटल, दिस शेफ हैज गॉट अ लिटिल बिट हायर टेम्परेचर। सत्यानाश आपका। वेरी गुड। So these are the changes that we are expecting in the coming days in a very big way. अब होता क्या है कि कोई कहता है सर हम लोग बड़े छोटे शहर में, इसमें लोग भूल जाते हैं। कोई नहीं भूलेगा सर, छोटे शहर, सी COVID-19 has got nothing to do with छोटा शहर एंड बड़ा शहर। भोपाल ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, या आगरा ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, या कोई बिहार या उत्तर प्रदेश की कोई जगह ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए,
बम्बई ले लीजिए, नागपुर, नासिक, किसी को भी ले लीजिएगा, कोविड इज इक्वल टू एवरीबॉडी। अब जब वो इक्वल है हर जगह पे और वो किसी को बख्श नहीं कर रही है, तो आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली कैसे नहीं होगी? आपको वही चीज करना पड़ेगा जो शहर वाला कर रहा है, स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल अगर कोई सोल्यूशन इमीडिएट हमारे पास है तो हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना और स्पेसिंग रखना, ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट अभी लग रहा है अपने को। अब पता नहीं आगे जाते 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 किस प्रकार की तब्दीली आएगी। मैं आज भी सुबह कुछ मुझे व्हाट्सएप किसी फ्रेंड ने भेजा था कि some Washington researcher has said this। मैं अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी चीजों का एंटिसिपेट किया है कि वर्ल्ड में इतने बड़े चेंजेस कैसे होंगे। ये हर चीज होने वाला है। मैंने तो बहुत सारे 5 साल पहले लिखा था कि वॉर इन द आर्मी विल बी पासे। दैट मींस कई सारे लोग आर्मी में जब ज्वाइन करेंगे वो एक वॉर को देखे बिना ही रिटायर हो जाएंगे, और वो प्रूव हो रहा है। हमने वॉर तो देखा ही नहीं। एक कारगिल स्किमरिशस देखा था, छोटी सी इधर उधर हुई थी, जहां पे हमने 450 या 500 सिपाही को खोए थे, तो मिस आर्मी मैन को खोए थे। वो एक स्किमरिशस हुई थी, वो फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं था। 1971 के बाद हमारे देश ने कोई वॉर नहीं देखा, याद रखिएगा इस बात। तो होगा क्या अब? वॉर एक नया रूप लेगा। वो कौन सा वॉर होगा? बायोलॉजिकल वॉर होगा। तो बायोलॉजी मींस इसका मतलब क्या होगा? इंटरनेट, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद बायोलॉजी, ये 3 चीज बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला है। अब इन 3 चेंजेस को अगर आप समझ सकते हो, इन 3 चेंजेस को एम्ब्रेस कर सकते हो और अपनी लाइफ को अडॉप्ट कर सकते हो नई तरीके से, तो आपके लिए बेहतर होगा पोस्ट कोरोना के लिए। ये मेरा मत है संजीव जी। जी सर कुछ क्वेश्चन से पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं राकेश अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो पूछे। जी नमस्कार सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। आपने बताया है कि रोटी कपड़ा मकान जो है अब एक असेंशियल चीज हो जाएगी और लोगों का ध्यान लग्जरी से और जो हमारे शो ऑफ वाली चीजें थी उनसे हट जाएगा। मैं समझता हूं सर कि जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लग्जरी क्लास जो पर्सन होते थे हमारे देश में, दुनिया में, वो लोग इन चीजों के पीछे ज्यादा भागते थे और अपनी वेल्थ को एक्वायर करते थे। तो क्या अब वेल्थ एक्वायर करने का भी एक मोटिव खत्म हो जाएगा लोगों का? और क्या लोग वेल्थ की तरफ कम भागेंगे और हेल्थ की तरफ ज्यादा भागेंगे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है सर फ्यूचर में? 100%। कम से कम आज की जो स्थिति को देखकर तो ये पक्का लग रहा है कि people will be more careful about their health rather than being on the wealth। अब आप मेरे को बताइए ना, कितने लोग ये लॉकडाउन में इतना रिस्क लेकर बाहर जाते हैं, यार छोड़ो यार मेरे को कुछ नहीं होगा और मैं जाके धंधा करूंगा। कौन कर रहा है बताइए? कोई नहीं कर रहा है। बोले यार जान रहेगा तो जहां है, यही तो बता रहे हैं ना आप लोग। जी सर, that is the way it will come in coming 5 years or 10 years। जी नहीं, आपने थोड़ा सा लंबा खींच दिया। 5 years 10 years मैंने नहीं कहा। जब तक हम इस कोविड के लिए एक नई सोल्यूशन को तैयार नहीं करेंगे, और सोल्यूशन आप 100% मान लीजिएगा, कोई वायरस का कोई इंजेक्शन ही होना चाहिए, कोई मेडिसिन ही होना चाहिए। अगर जब तक वो सोल्यूशंस नहीं आएंगे तब तक तो हम थोड़ा बहुत डर के ही जिएंगे। थैंक यू। हमारे सर अग्रवाल पावर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं मिस्टर अनुपम पंडित सर। तो अनुपम पंडित सर से रिक्वेस्ट जी। सर नमस्कार, मैं अनुपम पंडित। सर आपने 4 पॉइंट आपने बताया सर, उसमें एक है कि विलेज एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब शहरीकरण से हटके अपने को ग्रामीण में डेवलपमेंट करना, जो गांधी जी चाहते थे, स्वराज वाला, ये उद्योग और बाकी। दूसरा आपने बोला कि एक हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि अपन इंडियन कल्चर में करते थे। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बताई कि दिखावा नहीं करना, कि मास्क पहनेंगे तो क्या, कपड़ों में खर्च करना क्या, और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करना, मतलब हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, ना कि गले मिलना, हाथ मिलाना। बिल्कुल। ये चारों चीज जो इम्पोर्टेंट चेंज आई है, तो क्या हम ये समझे कि कोरोना हम लोगों के लिए एक वरदान है? एक टेम्परेरी तो एक सेटबैक लगा है पूरी सोसाइटी को, लेकिन जो कल्चर या जो डेवलपमेंट के तरीके हम भूलते जा रहे थे, जो कि आवश्यक थे डेवलपमेंट के, गांधी जी ने भी बहुत जोर दिया, यदि वैसा डेवलपमेंट होता तो शायद आज ये नहीं आता। तो वो हमें याद दिला रहा है। तो टेम्परेरी छोड़ के हम इसको एक वरदान की तरह लें, बजाय अभिशाप के लेने के।
बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूं सर। आज हम सब लोग लगे हुए हैं माइग्रेटिंग वर्कर्स के बारे में बात करने के लिए। हम लोग बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे माइग्रेटिंग वर्कर्स यहाँ से माइग्रेशन वर्कर्स यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ जा रहे हैं, सब लोग पैदल निकल रहे हैं, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इतनी धूप में पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर अपने गांव में जाने के लिए बात कर रहे हैं। अब मेरे को बताइए, आप ये लोग जब आपके शहर में आ रहे थे तब आपने क्यों बात नहीं किया इनके बारे में? वो इसलिए आपको लगा क्योंकि आपको इनकी जरूरत थी, इसलिए आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया। उनको जरूरत थी कुछ पैसे की, इसलिए वो आ गए। अगर इंडस्ट्रीज या डेवलपमेंट सेमी रूरल और रूरल एरिया में बनना शुरू हो जाता था तो ऑब्वियसली ये लोग हमारे यहाँ नहीं आते थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से है, तो आपका एक जगह पे मैं गया था, छिंदवाड़ा करके एक जगह है। अब मेरे को बताइए, आपके मोबाइल में जब आप एक हिंदी के लिए 1 दबाइए और इंग्लिश के लिए 2 दबाइए, जब आपको जब सुनने को मिलता है और आप 1 दबाते हो, आप जानते हो 1 जाता कहाँ है? कंप्लीटली छिंदवाड़ा जाता है। छिंदवाड़ा में जाके अगर आप देखोगे, कम से कम एक ऐसा हॉल रहता है जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं और आंसर कर रहे हैं, और उनका जो हिंदी का जो दबा हुआ जो बटन है वो उनके कंप्यूटर पे लिंक होता है। अब मेरे को बताइए, छिंदवाड़ा कौन सा बड़ा ऐसा शहर है जो बंबई से कॉम्पीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। या भोपाल से कॉम्पीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखिए कितने लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो आपके पास जब टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी है और टेक्नोलॉजी आपको रूरल फोक्स के लिए भी एक नया नौकरी निकाल के दे सकता है, तो मेरे ख्याल से आपको जो बेसिक बैंडविड्थ, पावर, वायर्स जो देना चाहिए उसे देकर वहां पे उनको पलटने के लिए मौका देना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब लोगों से, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ले जाइए 50 किलोमीटर। आज आप देखिए ना, आजकल आप जब यूनिवर्सिटी बनाते हो, कितने सारे यूनिवर्सिटी, मैं खुद अभी हाल ही में कुछ 6-7 महीने पहले मैंने भोपाल में एक बार कुछ काम से आया था, तो मैंने देखा कि 27 किलोमीटर भोपाल से एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 50 किलोमीटर भोपाल से एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो 50 किलोमीटर आप जाने को तैयार हो, तो जब 50 किलोमीटर जाकर आप जब वहां पे पढ़ाई शुरू कर रहे हो, वहां पे स्टूडेंट आ भी रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप ऑब्वियसली वहां पे मूव हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हो, वहां से उस तरफ से, उस यूनिवर्सिटी के उस तरफ से, इस तरफ भोपाल है, उस तरफ से आप पकड़िए, इस तरफ से आप 50 किलोमीटर को कवर कर रहे हो। तो ये जो बच्चा जो हाल ही 100 किलोमीटर ट्रैवल करके मुंबई भोपाल जाता था, वो लड़का या वो लड़की 50 किलोमीटर पे रुक गया, उसके लिए एक फैसिलिटी मिल गई है वहां पे पढ़ने के लिए। तो आप जब तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरफ मूव नहीं करोगे, वहां से आने वाले बच्चों के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं समझ पा रहा हूँ इन चीजों पे। जो यूनिवर्सिटीज कर रही है वो शायद बहुत अच्छा काम कर रही है बाय मूविंग स्लोली इनटू सेमी रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया। बिल्कुल सही है सर। सर मैं आयुषी अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा, आयुषी बेटा आप पूछ लो। Hello sir, my name is Ayushi. Thank you for such an enlightening lecture. And I wanted to ask you that with Corona going on and the sentiments of people in our family and the people we talk to are already so low. So everybody keeps saying that you need to be extra positive, you need to keep yourself extra motivated. So things like reading books, listening to people who motivate us like you, we are already doing all of that. What else can we do and what do you do? So to keep yourself so motivated that you write such great books, and like what is your source of motivation and what can you suggest us as people to do to keep ourselves motivated, extra motivated I would say? देखिए मोटिवेशन की जरूरत क्यों होती है? बेसिकली उसलिए होती है क्योंकि महल हो जाता है। अब ठीक है, मैं आपका बदन के ऊपर अगर महल लगा, डर्टी फील किया आपने, आप जाके शवर लेते हो, यू गो एंड बेथ योरसेल्फ विद अ सोप। जैसे अपने बदन के ऊपर साबुन लगाते हो, वैसे आपका सोल भी तो महल होता है, वो भी तो गंदा होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सपोजर टू द वर्ल्ड सो हाई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वो भी तो महल होता है। डिप्रेशन होती है, नेगेटिव न्यूज पढ़ते हो, बहुत कुछ होता है। अब उसको क्लीन करने के लिए लोग प्रयास क्या करते हैं ये बताइए। अब कोई लोग मंदिर जाते हैं, गुड आइडिया, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चलिए, दैट इज वन पार्ट ऑफ द रिलीजन। सेकंड थिंग क्या करते हो, एक अच्छी म्यूजिक सुनते हो, चलो यार एक फिल्म देखते हैं। लोग फिल्म क्यों जाते हैं बताइए आप?
फिल्म इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो दुखी है, तो वहां जाकर वो टिकट खरीदता है और सिनेमा थिएटर में बंद कमरे में बैठकर, अंधेरे में बैठकर एक फिल्म देख लेता है, अपने आप को एंटरटेन कर लेता है। सो टू क्लीन द सोल, व्हाट यू डू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे को पूछोगे मैं क्या करता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं। अब पढ़ना एक प्रकार का सोल क्लीनिंग है। अब अच्छी चीजों को पढ़ोगे, अब क्या होता है कि आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है आप खुद परख लोगे। एक बार जाकिर हुसैन साहब के साथ मैं बैठा था तो उन्होंने यही बात कहा था, बोले यार कोई अच्छी म्यूजिक बुरी म्यूजिक कुछ नहीं होती है, म्यूजिक तो सुनना शुरू करो। म्यूजिक सुनना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कान जो है दैट विल गेट यूज्ड टू व्हिच इज अ गुड म्यूजिक एंड व्हिच इज अ बैड म्यूजिक। तो आपका कान ऑटोमेटिकली, जब बैड म्यूजिक बजेगा तो कान बंद हो जाएगा, जब गुड म्यूजिक बजेगा तो कान खड़ा होकर उसको सुनेगा। ये आपके बायोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर ही होती है, ये उनका कहना था। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो अच्छी किताब और बुरी किताब का फर्क आपको खुद को पता चलेगा और आप बुरी किताब को साइड में रख दोगे और अच्छी किताब ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। एंड फॉर मी द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम रीडिंग एक्स अमाउंट ऑफ थिंग्स। मिस आप अनुमान क्या कर सकते हो, कितने पेपर पढ़ सकते हैं आप दिन में? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कितने पेपर पढ़ते हो? हाँ? 4? I read 27 papers between 5 and 7 in the morning. Oh, so you can imagine. So you can imagine. So the question is, आप संजीव जी पूछते हो ना कि आपको आइडिया कहाँ से आता है? वही तो सर। जब आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सोच आती है, फिर आप 4 लोगों को फोन करते हो, फिर उनसे बात करते हो। जब आप बात करते हो तो ऑब्वियसली you get certain ideas to write for it, so then you pen your thoughts. So that's how reading means मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, कुछ भी कर लो बॉस, फिल्म देखो ना, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसा एकदम ज्ञानी आदमी हूँ, मैं फिल्म भी देखता हूँ तो एक मोटिव के साथ देखता हूँ कि आज इस फिल्म से मैं लेके क्या जाऊं। लेने के लिए कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं मिलेगा, उस फिल्म को आधे में छोड़कर निकलने में मैं बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करूंगा, छोड़ के निकल जाऊंगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मींस अगर मैंने पैसे देके एक प्रोड्यूसर का फिल्म को देख रहा हूं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, कम से कम एक लाइन मिलना चाहिए। आप जानते हो मैंने भी थप्पड़ देखी, आपने भी थप्पड़ देखी होगी जी। थप्पड़ में क्या सीखा आपने? मैंने एक लाइन सीखा और मैं कहीं ना कहीं उसको यूज करूंगा, और बहुत ही भयंकर लाइन था वो। एक वो जो छोटी बच्ची है, लड़की है जिसका जो डिवोर्स ले रही है, वो अपने को पिता को पूछ रही कि पापा कहीं गलती तो नहीं हो गया मेरे से? तो पापा कहता है उसको, बेटा जब कोई भी चीज हम करते हैं तो सब सही समझ कर ही करते हैं, गलत तो बाद में पता चलता है। हाँ, यस बिल्कुल सही है। कितना बड़ा लाइन है देखिएगा। मेरे को थप्पड़ में और कुछ भी याद नहीं है उसके अलावा, क्योंकि that is the one line that I took and I went. Sir, but आप आसपास के लोगों को कैसे मोटिवेट करो? ठीक है, आप खुद मोटिवेट हो गए, खुद बहुत पॉजिटिव हो, बट बाकी लोग अगर बोलें कि कोरोना हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, हमें तो नींद नहीं आ रही, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करो? रब ऑफ इफेक्ट यार, आ जाओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, शोल्डर टू शोल्डर, रब ऑफ इफेक्ट होता है। आप अच्छे लोगों के साथ, हाँ आप हमको देखिए, अभी तो संजीव जी कह रहे थे कि 2013 में या 12 में मिले थे, तो इसका मतलब आपने मेरे को 8 साल से नहीं बुलाया। रब ऑफ इफेक्ट कहाँ से आएगा? हाँ बस अब आने लगेगा सर, अब जैसे कोरोना खत्म होगा आने लगेगा इफेक्ट। ठीक है। मैं अमोद माथुर सर से, अरुण जी आप पूछना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन? जी अरुण जी पूछिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी बस ये अभिनव क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, यू टॉक्ड अबाउट यंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, so I wanted to particularly ask about the young generation. How should we change our way of learning from our elders, and how should we improve while we are staying inside our home? See, there are two things. Miss एक क्वालिटी अगर ये दोनों क्वेश्चन को आपका आंसर कर देगा। yes. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आर यू एन ऑब्जर्वेशनिस्ट और नॉट? आप ऑब्जर्व करते हो या नहीं करते हो? यस सर, ऑब्जर्व करते हैं। तो बस खत्म हो गया ना, आपका लेसन वहीं से मिलना शुरू हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि लोग कैसे बात करते हैं, लोग मींस
बर्तन धोना, बर्तन को अरेंज करना, वहां से लेकर झाड़ू मारने से लेकर किताबों को रखने से लेकर हर एक चीज पे अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी रहेगी तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन विल मेक यू टू लर्न द लाइफ स्किल्स फॉर योरसेल्फ। यस, मैंने अगर अपनी जिंदगी में कोई चीज सीखा है तो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय पेरेंट्स बाय ऑब्जर्विंग देयर वर्क। दैट इज द रीजन कहते हैं ना कि माँ बाप की जो बिहेवियर घर पे होनी चाहिए उसको बच्चा देखकर सीखता है, उसको बोला नहीं जाता है। क्योंकि हम सब लोग आंखों से पढ़ते हैं, कानों से नहीं पढ़ते। कानों से नहीं पढ़ने की वजह से ही माँ बाप का जो कहना होता है वो सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब आप आंखों से देखकर जब आप करते हो तो आप उसको कॉपी मारते हो या व्हाटएवर यू कॉल इट एज। कॉपी इज नॉट अ डेरोगेटरी टर्म। आप कॉपी करो ना, अच्छे से कॉपी करो। कोई अच्छी चीज रहेगी तो जरूर कॉपी करना चाहिए, जरूर कॉपी करना चाहिए। Yes, sir. Understood. To me, copy is not a derogatory term. That is what exactly I wanted to say. अगर आपके पिताजी का किया हुआ या अंकल का किया हुआ, आसपास के लोगों का किया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, copy it. 100% copy it and put it into your practice. छोटी चीजें हो सकती है, but छोटी चीजें will give you a better, way of expressing yourself or putting yourself. हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे थे। सॉरी। जैसे मैं ये पूछ रहा था कि इसमें अपन को दृढ़ विश्वास बढ़ाने के लिए, अपने को काम करने के लिए दृढ़ विश्वास की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें डर लगेगा। उसके लिए क्या ध्यान, साधना, योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए हमें फिट रहने के लिए? ये मैं थोड़ा सा जरा पूछना चाहता था। सर, मैं एक चीज मैं मानने को ये नहीं हूं सर कि आप जो कर रहे हो वो करते रहिए सर। एक है कि हम देखिए, मैं कुछ चीजों को बताऊं। मैं एक लाइन आपको बोलूंगा कि आप अपने रूट्स में जाने की कोशिश कीजिएगा। हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब 1920 के स्वाइन फ्लू में भी थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग को उतना इफेक्ट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, वो लोग का इफेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग आज जिंदा है। क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन को पैदा किया, उसी जनरेशन ने हमको पैदा किया, हम नेक्स्ट जनरेशन को पैदा किया, इसी तरह से जीवन शैली चलती है। तो वो लोगों ने क्या किया अपने आप को, उनके जो देखिए, दो चीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक है आपके खाने के तरीके, और आप जिस जगह पर रहकर जो पानी और हवा को कंज्यूम कर रहे हो उसका एक तरीका। पानी और हवा के ऊपर तो आपका उतना बड़ा कंट्रोल नहीं है। कम से कम पानी को आप फिल्टर कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो, वो तो अपनी जगह पे है। हवा के ऊपर तो आपका कोई बड़ा कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कंट्रोल कर सकते हैं जो हाई क्वांटिटी में जाता है, वो है फूड। अब उस फूड में कुछ सिस्टम्स बनाए हैं हमारे बुजुर्ग लोगों ने। अब उस सिस्टम्स को क्या हम पालन कर सकते हैं? आज आप देखिएगा, हल्दी एक प्रकार का हमारा खाने के अंदर हर जगह पे वो रहता ही है। जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे खाने का एक प्रकार का आइटम है, वो रहता ही है। क्या इसके बिना हम एकदम इटालियन क्यूजीन, वो क्यूजीन, ये क्यूजीन में चले जाएंगे? हमारी जो फाइटिंग कैपेसिटी जो है बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिज्म बिल्ड होनी चाहिए, वो नहीं रहेगा। इसीलिए एज फार एज फूड इज कंसर्न, कोशिश करना चाहिए हमको कि हम हमारे रूट्स को अडॉप्ट करें, हमारी डीएनए को। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमें कॉपी करें या मैं आपको कॉपी करूं। आपके पिताजी वो लोग क्या खाते थे, उसको देखकर आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी वो है। मेरी डीएनए नहीं है आपके पास, आपके जो खानदान से जो पेडिग्री आ रही है वो डीएनए आपका है। तो वो लोग जिस तरीके से खाते थे, वो लोग जिस तरीके से जीवन शैली जीते थे, उसका थोड़ा बहुत रवैया आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म, वो डीएनए आपका फैमिली में फ्लो हो रहा है। सर, अभी लोकल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल पे बहुत ज्यादा आपका भी एम्फेसिस था, और मेरा एक उसमें वो है सर कि जो नॉलेज का सिग्निफिकेंस है फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द करंट कोविड टाइम, तो आपको क्या लगता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज पे कुछ रीडेफिनेशन आने वाली है? सर, रीडेफिनेशन की जरूरत ही क्या है? यू आर सो रिच विथ नॉलेज। आप उस कंट्री में हो जहां पे इतिहास ने इतनी बड़ी नॉलेज करके देके गई है, उसको आप पढ़ भी लोगे तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। उतना तो अपने पास हिस्ट्री पड़ा हुआ है। अब उस हिस्ट्री में हर एक चीजों पे अपने पास लर्निंग्स है, तो वो उस पे चेंजेस की जरूरत ही क्या है हमको? हम ही लोग थे ना
हम लोगों ने कम्युनिटी बनाया, टेम्पल बनाया, टेम्पल के बाहर चप्पल निकालना चाहिए ये रखा, पैर धोना चाहिए उसके बाद टेम्पल में जाना चाहिए ये एक सिस्टम रखा। ये सब सारी पद्धति हम लोग उस जमाने से लेके आए थे ना। बिगाड़ा किसने? हम ही लोगों ने बिगाड़ा। हम ही लोगों ने उस चप्पल के साथ घर के अंदर चलना शुरू किया। अब ये कहां से ये पढ़ाई ने आके उसको ठीक क्यों नहीं किया आपका पढ़ाई ने? इसलिए नहीं किया क्योंकि यू स्टार्टेड कॉपीइंग द वेस्टर्नर्स। अब वेस्टर्नर्स को कॉपी करो। नहीं, मैं वेस्टर्नर्स को गलत नहीं कह रहा हूं, वेस्टर्नर्स को गलत नहीं कह रहा हूं। उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, उनकी डस्ट पोल्यूशन अलग है, उनका रहन सहन अलग है। हो सकता है उनके यहां जूते चलते होंगे, आपके यहां चल नहीं सकते क्योंकि आपकी जो गतिविधियां हैं वो अलग है। इसीलिए तो आपके लिए जो बनाया गया था उसको आप छोड़कर आपने उसको कॉपी मारना शुरू किया। आप समझ रहे हो मेरी डिबेट को? मेरी डिबेट ये है कि आप अपनी रूट को पकड़िए। नॉलेज में बहुत मिस अपनी रूट में इतनी नॉलेज है सर कि उसको अगर आप लेकर चलोगे, मिस कभी आपको अगर मौका मिला तो मेरे साथ बैठकर हम रामायण और महाभारत की बात करेंगे। मैं कम से कम 18-20 घंटा तो बात कर सकता हूँ उस चीज पे कि वो कैसे इस मॉडर्न लाइफ में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। फॉरगेट अबाउट स्टोरी, स्टोरी तो अपनी जगह पे है, लेकिन एप्लीकेबल की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेबल है ये सारी चीजें जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। अब नहीं करोगे तो यही प्रॉब्लम होगा। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट द रीडेफिनेशन मींस। मेरा वही पर्पस था कि जो वेस्टर्न का नॉलेज और उसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जो हमारे यहाँ मिलने लगा था, तो दैट मींस कि हम हमारे रूट्स को और उसको जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंस दें और रीडिफाइन करें। नहीं, बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मालूम है? हमने उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखा। वेस्टर्नर्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? उनकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए आप जब रेफरेंस करते हो तो वो पॉपअप करके पहला आता है क्योंकि उनकी रेफरेंस बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ क्या है? हैंड होल्डर, मींस आपके पिता ने आपके हाथ में दिया, आपने अपने बेटे को दिया, आपके बेटे ने उनके बेटे को दिया, उस तरह से ये हैंड होल्डिंग प्रोसेस पे चल रहा है अपना। तो हमारे यहाँ भी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज जो है वो अभी भी थोड़ा सा नेशनल स्टेज पे है, बहुत ही छोटे पैमाने पे है, उसको बड़ा करना पड़ेगा। और हमारे अंदर एक गर्व होना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो 3 लाइन पे चलना पड़ेगा। संजीव जी, मैं आपके लिए एक टिप दे रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। एक तो है कि प्राइड होना चाहिए हमारे एम्प्लॉइज के अंदर कि हम कर क्या रहे हैं। अगर प्राइड रहेगा उनके पास तो ऑलवेज वॉक इन द पाथ ऑफ एक्सेलेंस लेटर, क्योंकि प्राइड जिसके पास रहेगा वो काम अच्छा करेगा। ठीक है सर। जब आदमी एक्सेलेंस के पाथ में वॉक करना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, अपने हर काम को एकदम श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक ओनरशिप आएगी। अब जब ओनरशिप में वो अपनी काम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देगा। हम क्या करते हैं? हम प्राइड उनके मन में भरने को नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन वातावरण कर रहा है। तो वातावरण, इस तरह का वातावरण हमको देना पड़ेगा उन लोगों को कि भाई चलो हम उस वातावरण को क्रिएट करते हैं जिस वातावरण में हर एम्प्लॉइज को एक प्राइड फीलिंग हो। अब वो प्राइड फीलिंग की वजह से वर्क एक्सेलेंस ऑटोमेटिकली आएगी, और वर्क एक्सेलेंस जब आएगी तो ओनरशिप आएगी। ओनरशिप आएगी तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो हाई लेवल पे रहेगी। ये हमारी एम्प्लॉइज के लिए एक सिस्टम बना देना चाहिए सारे जगह पे। बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको सिर्फ रीडिफाइन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं सर। क्वेश्चन का तो ढेर लग गया सर। करीब 70-80 क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, उसमें पढ़ के हर कोई 2-3 चीजें तो ये 2-3 सेक्टर पे पूछना चाह रहे, जैसे योगेश पटेल। बिल्कुल पूछ लीजिए। एजुकेशन सर, मैं तो एजुकेशन सेक्टर पे पूछना चाहते क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारे डॉक्टर ऋषि प्रकाश जैन है सर, वो बोले तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। एक कोई बोला फैशन इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 3 सेक्टर पे लोग अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको क्विकली 6 इंडस्ट्रीज के बारे में बता देता हूं जिसका कोई कुछ नहीं होगा जी। बस उसके रवैया बदलेंगे। मैं आपको पहला चीज बताता हूं। आपको जो क्वेश्चन फार्मा इंडस्ट्री वाले ने पूछा उनके लिए मैं पहला जवाब दे देता हूं कि पहली इंडस्ट्री जो सबसे बहुत बड़े पैमाने में ग्रो होगी वो है हेल्थ इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री का नाम बदलेगा नेटवर्क हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर नहीं रहेगा, वो नेटवर्क हेल्थ केयर बन जाएगा।
इसका मतलब क्या, एक डॉक्टर आपके छाती में स्टेथोस्कोप रखकर चेक नहीं करेगा, आपको फोन के माध्यम से चेकिंग करेगा, आपके पल्स को फोन के माध्यम से रीडिंग करेगा। यानी कि आप वो पैथोलॉजिकल लैब में आप जाओगे, एक बैग तरीका मिलेगा आपको, आप उसके अंदर अपने हाथ को डालोगे तो आपके पल्स को डॉक्टर वहां फील करेगा। इस प्रकार के मशीन्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, नेटवर्क हेल्थ केयर, यानी कि डॉक्टर 3000 किलोमीटर दूर बैठकर भी आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। उस जमाने में आप जानते हो एक फोन बूथ होती थी, अभी आने वाले समय में हेल्थ बूथ आएंगे। जो गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो हेल्थ बूथ के अंदर घुस जाएंगे। हेल्थ बूथ में जब घुस जाएंगे तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 6 डॉक्टर खड़ा रहेगा जो अभी फ्री है। तो वो जो पेशेंट है वो उस डॉक्टर में से किसी को उंगली लगाएगा, वो डॉक्टर लाइव आएगा और ये अपना हाथ को डालेगा, फिर उसको बोलेगा कि आपका मुंह खोलो, वहीं पे मिशंस रहेगी। आप अभी रिसेंटली, मेरा एक मित्र ने भेजा था, इजराइल में कैसे कोविड को टेस्ट किया जाता है। कोविड की टेस्टिंग इजराइल में ऐसी होती है, एक छोटी सी बॉक्स बन के जाती है, फार्मा बॉक्स, उसके घर के दरवाजे के सामने में रख दे चले जाता है। वो आदमी उस बॉक्स को लेके जाता है, उसमें मशीन्स रहते हैं जो आपके टेम्परेचर को चेक करता है, आपके स्वैब टेस्ट को चेक करता है, वो सारी चीजों को कंप्यूटर के सामने में वो बोलता है। और हेल्थ ऑब्जर्वर्स जो उस तरफ के कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप कोविड फ्री हो या आप कोविड से प्रेरित कनेक्टेड हो। ये चीज को डिसाइड करते हैं वो लोग। मींस उस प्रकार से नाउ हेल्थ केयर जो रहेगा वो हेल्थ केयर से निकलकर नेटवर्क हेल्थ केयर बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कोई सवाल पूछता हूं अभी साक्षी को पसीना आता है और साक्षी को अचानक एक फोन आता है, किसके पास से? एम्स के डॉक्टर के पास से। अब साक्षी को पसीना आ रहा है, ये एम्स के डॉक्टर को पता कैसे चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि उसके हाथ में एक हेल्थ बैंड है, जो हेल्थ बैंड ने उसकी पैल्पिटेशन को रिकॉर्ड कर उसके हॉस्पिटल को भेजा है जहां पे उसने रजिस्टर करके रखा है। जब इसकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है तो वो अपोलो हॉस्पिटल या एम्स हॉस्पिटल भोपाल में एक लाल बत्ती जलती है। वो डॉक्टर जब लाल बत्ती को क्लिक करता है, उसमें साक्षी का नाम आता है, उसका मोबाइल नंबर आता है। बात तो कर रही है साक्षी मेरे से, लेकिन फोन कहां से आ रहा है? उसके डॉक्टर के पास से, तो थोड़ा क्योंकि उसकी पैल्पिटेशन बढ़ गया। सर डर लग रहा है उसको। मतलब मैं तो वॉकिंग करते करते अगर रनिंग करते करते पसीना आ गया तो ऑब्वियसली वो एक पैरामीटर सेट होगा। ऐसा नहीं कि आपका इमीडिएटली रनिंग करोगे तो आपको ये होगा, वो एक सारे पैरामीटर सेट होंगे। तो आपका जो हेल्थ केयर जो है वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो जाएगा। नाउ सेकंड इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्री लेवल पे ग्रो होगा, वो है फूड इंडस्ट्री। फूड देखिएगा, हमारे यहाँ दो बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है। एक चेंज हो रही है कि हर साल 2% की जो लैंड है हमारी, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। कहीं सबवे बन रहा है, कभी हॉस्पिटल बन रहा है, कभी हाउसिंग कॉलोनीज बन रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो 2% की लैंड वहां चली गई, तो बाकी बचे हुए लैंड के ऊपर प्रेशर है इतना बड़ा पॉपुलेशन को खाना प्रोड्यूस करने का, तो ईल्ड पर एकड़ के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ईल्ड जब के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फूड को खराब होने से बचाओगे, तो उसको प्रोसेस करोगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे उभर के आएगी। हम लोग फोक टू टेबल वाला जो है, मिडिलमैन कट हो जाएगा, फार्मर डायरेक्टली जाकर आपके घर पे बैठ जाएगा। अभी आजकल हो ही रहा है। कोविड के टाइम पे बंबई जैसी कॉलोनियों में, मेरी कॉलोनी में आता है आदमी, एक बड़ा ट्रक लेके आता है, फार्मर है वो हमारी सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने थर्सडे और संडे को उसकी ट्रक को अलाउ कर दिया। अब वो आके सब्जी की मंडी कॉलोनी के अंदर लगाता है और वो हम लोग खरीदते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोविड जाने के बाद वो आदमी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। वो डी मार्ट, शी मार्ट को देने के बदले में वो डायरेक्टली इधर आके बेचेगा, क्योंकि मिडिलमैन को कट करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फार्मर डायरेक्टली सिटी के साथ कनेक्ट होगा, फार्म टू फोक डायरेक्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो चीज वेस्ट हो रही है उसको प्रोसेस में लग जाएगी, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे आएगी। तीसरा, थर्ड इंडस्ट्री जो है पानी। देखिए, कोविड की वजह से ये गर्मी की सीजन में पानी के ऊपर हमारा नजर नहीं गया और हम हाथ भी बहुत ज्यादा धो रहे हैं, फिर भी पानी की कमी नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि इंडस्ट्रीज यूज नहीं कर रहे, इंडस्ट्रीज बंद है, वो यूज नहीं कर रहे, इसीलिए किसी का नजर नहीं जा रहा है। लेकिन पानी
एक बहुत बड़ा इश्यू बन के आने वाला है आने 5-6 साल के बाद। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 5-6 साल में तो कम से कम 4-5 जगह तो ऐसे होंगे जहां पे पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। अगर वो 4 जगह में पानी की बूंद नहीं रहेगी, पानी तो जाना पड़ेगा। तो उसके पानी की बॉटलिंग करोगे, पानी की प्रोसेसिंग करोगे, पानी की डिसैलिनेशन करोगे, सी के पानी को, बहुत सारे उस पानी के अवतार में आएगा। और आज तकरीबन कुछ नहीं तो भी 23 बिलियन रुपीस का 173 कंपनीज पानी चला रही है इस देश में। और कहीं किसी ने मेरे को बताया, हो सकता है ये सच हो गलत हो, लेकिन तकरीबन 80 कंपनियां लाइन में खड़ी है लाइसेंस लेने के लिए पानी की प्रोसेसिंग करने को। अगर ये सारी कंपनियां आ जाएगी तो वी विल गो इनटू द 30 बिलियन रुपीस ऑफ पानी प्रोसेसर। उसमें क्रेट मैन्युफैक्चरर, लेबल मैन्युफैक्चरर, बॉटल मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो पानी विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। वो तो कंट्री तो छोड़िएगा, मैं तो 6 इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जो एकदम रहेगा। चौथा, पावर। अब आप पावर देखिएगा, आप आज स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हो, एक जमाना आएगा आप स्टेट गवर्नमेंट को दोगे, क्योंकि आपके घर का जो सोलर पैनल रहेगा वो आपके लिए जितना पर्याप्त है उतना प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा जो 10 यूनिट या 15 यूनिट बचेगा उसको आप आपके घर के बाहर के जो खंबा है उस पे दे दोगे। वो खंबा उसको रिकॉर्ड करेगा, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पैसा मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट उसको खरीद लेगा स्ट्रीट लैम्प को जलाने के लिए। तो ये अगर इसका एक मॉडल देखना चाहते हो, आप जाके गांधीनगर में देखिएगा, अहमदाबाद में, मींस गुजरात में, वहां पे ऑलरेडी पीपल आर सेलिंग पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से पावर आज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस तरीके से पावर कंजम्पशन 2024 के बाद नहीं होगा। वी विल प्रोड्यूस आवर ओन पावर एंड एक्सेस पावर विल बी गिवन टू पीपल। इसका मतलब पूरे पावर की जो इक्वेशन है वो बदल जाएगी। तो उसमें जितने लोग काम करेंगे उनको कहां नौकरी जाने वाली है? नौकरी तो बहुत पर्याप्त रहेगी उनके पास। पांचवी इंडस्ट्री जो रहेगी वो एजुकेशन रहेगी। संजीव जी, आप जानते हो, क्योंकि आप तो एजुकेशन इंडस्ट्री पे हो, तो आप जानते हो इस बात को कि कम से कम 21% या 23% के अंदर ही कॉलेज में लोग आ रहे हैं जो 10वीं और 12वीं क्लियर कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, 87% जो कॉलेज की तरफ वॉक इन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आएगा। वो कैसे आएगा मैं बताऊं आपको। वो आपका 3 ईयर कोर्स करने को नहीं आएगा, वो आपके पास आएगा जैसे वो पार्लर में जा रहा है, जैसे साक्षी जाती है पेडिक्योर मैनिक्योर करने के लिए, वो आदमी आपके पास आएगा अपनी माइंड का पेडिक्योर और मैनिक्योर करने के लिए। वो बोलेगा, संजीव साहब आप मेरे को एक्सेल चार्ट सिखा दो, तो आप बोलोगे 150 रुपया दे दो, आपको मैं एक्सेल चार्ट सिखा दूंगा। तो आप अभी उसको जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है उतना बांटोगे उतने पैसे में, क्योंकि आपके पास तो वो फॉर्मेट रेडी है, आपको सिर्फ उसको इंटरनेट के सामने बिठाना है, उसको देना है। तो आप इस तरीके से जब जैसे होते हैं वैसे नॉलेज पा करके आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये 5वां इंडस्ट्री है जो बड़े पैमाने पे खुलेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है 77% जो नहीं पढ़ा है वो सारे लोग उस इंडस्ट्री में आएंगे। एंड द लास्ट इंडस्ट्री जो रहेगा, जिस इंडस्ट्री में आप भी हो, वो है लिवेबल सिटीज, जो शहर रहने लायक हो, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सही हो, क्राइम कम हो, सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हो कैमरा से। लिवेबल सिटीज, जिसका नाम आप लोग अभी मिस गवर्नमेंट दे रहा है स्मार्ट सिटीज के नाम से। स्मार्ट सिटीज हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज में कितने में होता है? 900 एकड़ लैंड में, जो दुबई एयरपोर्ट की जो साइज है उस साइज में आपकी नए शहर बन रहे हैं। उस स्मार्ट सिटीज में क्या होगा? कचरा लेने वाला घर नहीं आएगा, आपके घर के अंदर शूट रहेगा, उसके अंदर आप कचरे को डालोगे, वो कचरे को सक करेगा, कहीं पर भी जाके वो एनर्जी बन जाएगा, और वो एनर्जी उस आदमी के लिए चला जाएगा जो आदमी इसको कलेक्ट कर रहा है, जो सक कर रहा है। इस प्रकार से नए इंडस्ट्रीज आएंगे जिसका हमें अनुमान ही नहीं। आप जाके गूगल करना साक्षी जी सर, नाइफ कंसल्टेंट। अब नाइफ कंसल्टेंट का मतलब क्या समझे आप? बताइए आप मेरे को। चाकू का कंसल्टेंट, राइट? लेकिन नहीं, नाइफ कंसल्टेंट को आप जब गूगल करोगे तो आपको एक नया आदमी निकल के आएगा, ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का कंसल्टेंट है वो आपका स्किन को टेस्ट करके, आपकी जो टेक्सचर, सॉफ्टनेस, उसको टेस्ट करके आपको ये सलाह देगा कि आप किस नाइफ के नीचे जाकर आपकी ऑपरेशन आप कर सकते हो।
डॉक्टर के पास, he has become the knife consultant. आपने सुना ही नहीं? हाँ बिल्कुल है कि नहीं? अब इस प्रोफेशन को हमने देखा ही नहीं, तो he will come as a knife consultant. मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात, बंबई में एक नई चीज आने वाली है, मींस आ गई है, बहुत सारी जगह में थोड़े थोड़े इक्के तुक्के दिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे आएंगे, ऑटोमोबाइल डॉक्टर। ऑटोमोबाइल डॉक्टर, आपने ऑटोमोबाइल सुना है, डॉक्टर सुना है, ऑटोमोबाइल डॉक्टर कभी नहीं सुना जी। अब ये आदमी करता क्या है? ये आदमी शर्ट पैंट पहनता है, नॉर्मल शर्ट पैंट पहनता है, एक एप्रॉन पहन लेता है, वो आपके पास आता है, आपकी गाड़ी की चाबी लेता है और आपकी गाड़ी को स्टार्ट करता है और चेक करता है, और उसमें जो भी कमियां हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। पेशेंट का नाम क्या है, आपका गाड़ी का नंबर। वो कोई चीज को रिपेयर नहीं करता, क्योंकि वो अगर रिपेयर करना शुरू कर देगा तो आप कहोगे कि वो लूट रहा है। वो क्या करता है, प्रिस्क्राइब करके चला जाता है, सर आपकी गाड़ी में ये तकलीफें हैं, आपको क्यों जरूरत है उसकी? क्योंकि आपको तो टायर बदलना भी नहीं आता, गाड़ी खरीदना आता है आपको, लेकिन टायर बदलना नहीं आता है। 99.9% ऑफ इंडियन डजंट नो हाउ टू चेंज टायर। आई एम टॉकिंग अबाउट कार ओनर्स। क्योंकि इसीलिए तो हम जब हाईवेज में जाते हैं और गाड़ी पंचर हो जाती है तो हमारा नजर कहां जाता है, पत्थर के ऊपर, जहां पे चॉपी से लिखा हुआ रहता है एक नंबर। उस नंबर को फोन करते हैं, एक टूटा फूटा स्कूटर में लेकर 2 आदमी आएंगे आपके पास, हाँ साहब बोलिए, तो वो चेंज करके चला जाता है, क्योंकि आपको टायर चेंज करना भी नहीं आता है। तो ऑटोमोबाइल डॉक्टर विल बी a new profession which will come and give you consultancy on how your car should function. बिल्कुल सही। अभी हम अब सुनेंगे तो बड़ा हंसी आएगा, लेकिन ये रियलिटी बनने जा रहा है, ये कंप्लीटली रियलिटी बनने जा रहा है। अब जब ये चीजें बनना शुरू होगा तो आप समझोगे कोरोना वायरस ने किया, उसने किया। सर कोरोना वायरस करे या ना करे, ये चेंजेस तो होने वाले थे ही, होने वाले थे ही। बहुत ग्रेट। हमने पकड़ा नहीं और कोरोना वायरस की वजह से ये एक्सपीडिएट हो गया, इसको जरा स्पीडीली आपके पास आना शुरू हो गया। बस इतनी सी बात है। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट, मजा आ गया सर। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो 2-3 घंटे चलता रहे, परंतु सर समय की सीमा है, आपसे भी हमने इतने ही समय की रिक्वेस्ट करी थी। ये 6 इंडस्ट्रीज के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको कुछ नहीं होगा सर, उसकी नौकरी कतई नहीं जाएगी। तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, सर मैं तो लीगल आदमी हूँ, लीगल आदमी क्या करूंगा? आप लीगल आदमी इसके साथ जुड़ जाइए। नहीं सर, मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं जो होटल, जिनके है अभी होटल है और होटल नए खोल रहे थे, वो बारह बोल रहे होटल क्या कह रहे सर से, आप तो ये पूछ लो व्हाट वी डू फॉर होटल। नो यू कैन डू सर, यू कैन डू मेनी थिंग्स, यू कैन डू मेनी थिंग्स। आप होटल में ऑफिसेस क्यों नहीं चला सकते? होटल ही क्यों चलाना चाहिए? कितने स्टार्टअप्स को रूम्स चाहिए सर, आप प्रोवाइड करो ना। जी वर्क प्लेस बना दें। हाँ, सारे चीज को प्रेसिडेंशियल स्वीट बना दीजिए, 2 रूम को मिक्स कर दीजिएगा, एक दीवार को उड़ा दीजिएगा, आप ऑफिसेस बना दीजिए। जी डिपेंड करता है कि आप कहां पे हो सर। परंतु हो सकता है कि टुमारो हमारे जैसे कोई ट्यूटर आएगा वहां पे पढ़ाने के लिए, उसको जगह चाहिए, उसको दे दीजिए। परंतु सर अभी एक अच्छे होटलियन से बात हो रही थी जिनकी चेन ऑफ होटल से, वो बोल रहे थे संजीव जी ये 1 साल का नाटक है, 1 साल बाद फिर से अपने इंडियंस को खाने की आदत है, घूमने की आदत है, शादी में खूब पैसा खर्च करने की आदत है, तो 1 साल का है ये, फिर वैसे ही चालू हो जाएगा सब इंडियन। बस मेरा एक ही दुआ है कि सीधा ये जो उन्होंने कहा उनके मुंह से निकलकर भगवान के कान पे चले और सच हो जाए, क्योंकि सच हो जाएगा तो अच्छी बात है। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा कि ये मैं गलत साबित हुआ। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बताऊं, बिकती क्या है मालूम है? आप भी जानते हो संजीव जी, बिकती क्या है? डर, उम्मीद, लालच। 3 चीज बिकती है। और अभी कोरोना अपना डर बेच रहा है, याद रखिएगा। हम सब उम्मीद दे रहे हैं, इसीलिए हम बिक रहे हैं। जी जो आदमी लालच देगा वो बिकेगा। लालच क्या होगा? बॉस कोरोना फ्री सिटी, चलो आ जाओ। आएगा। कोरोना फ्री सिटी कैसे हो सकता साहब आज की स्थिति में? तो ये 3 चीज बिक रहा है और बिकेगा। आप इन तीनों में कैसे फिट होते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। और वो जो सज्जन ने कहा, ये बात सच है कि हमारे इंडियन कैरेक्टर्स ऐसे हैं, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, और वो सच भी है। एक तरीके से जो कह रहे हैं वो सच भी है। लेकिन सर जो मौत की डर है ना, वो आपको ये करने नहीं देगी। ये मेरा फीलिंग है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। थोड़ा सा आपने बताया है कि एक
क्वेश्चन आते हैं ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन हो जाएगा कि लोकलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन? हमारे मोदी ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन ही ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को अभी एक नया, अब आप सुने होंगे, अभी रिसेंटली एक 4 या 5 दिन पहले एक न्यूज आइटम आई थी जहां पे इंटरनेट यूसेज हैव गॉन मोर इन द रूरल इंडिया देन द अर्बन इंडिया। यस एग्जैक्टली, आपने पढ़ी होगी, रिसेंटली 4-5 दिन पहले की न्यूज आइटम थी ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इंटरनेट मींस टेलीफोन ही रूरल के लिए महंगा चीज था, वो आज इंटरनेट यूज करना सीख लिए है रूरल में। तो आप समझ सकते हो ये जो जूम की कॉल हम आज कर रहे हैं वो हो सकता है रूरल में हो, हम दोनों पिक्चर में हो ही नहीं। ये दिन दूर नहीं है। बिल्कुल सर। अब तो बहुत सारे आज मूल मंत्र दे दिए हमें सर आपने। लिवेबल सिटी बनानी है और कस्टमाइज फ्लैट बनाने हैं। रियल एस्टेट वालों को एक बहुत बड़ा मंत्र दे दिया आपने। बहुत सारे मंत्र दिए हैं, अब लेने वाला जो ले ले। आई एम वेरी थैंकफुल सर, आप आए और हमें मतलब बहुत इनलाइटेड करा। हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे और सभी सेल्स टॉक जितनों ने सुना और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे धन्यवाद आने लगे हैं सर। बहुत सारे चैट कंटिन्यू मेरे पर्सनल मोबाइल पे आ रहे, कम से 70-80 चैट आ चुके हैं मेरे मोबाइल पे पर्सनल मैसेज। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। बिकॉज़ ऑफ यू सर, बिकॉज़ ऑफ यू थैंक यू, थैंक यू। बहुत दिनों बाद आपको सुना सर, रियली थैंकफुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल दोज अटेंड द सेल्स टॉक। आप ऐसी सेल्स टॉक। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन हु वर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम।